This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः दीर्घ अश्विन कृष्ण तृतीया दिनांक 3 नोव्हेंबर 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 दुग्धवर्ग शंखं चक्रं जलौघान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयान्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र शत्रुं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। रूक्षोष्णं क्षीरमुष्णीणाम् ईषत्सलवणं लघु शस्तं वातकफानाः कृमिशोकोदरार्चितम्। तर्हि उष्ट्रीणां क्षीरम् ईषत्सलवणं लघु रूक्षम् उष्णं च वातकफानाः कृमिशोकोदरार्चिषां शस्तम्। यथा मया उक्तम् एतत् अरबदेशे उपलभ्यते सर्वत्र। अस्माकं तस्य साध्यं नास्ति, किन्तु यदि तत्रैव निवासः कर्तव्यश्चेत् तर्हि तस्य साध्यं करणीयम् इति। नो चेत् अत्रस्मात् तत्र दुग्धं प्रेषितव्यं, गोदुग्धम्। एवञ्च तत्र अवसरः वर्तते निर्यात इत्येतस्मिन् अर्थे भवतु न। तो यहाँ विदेशों में, खास करके अरब देशों में ये उपलब्ध है और उष्ण क्षीर जो है वो, और उसका अगर साथ में हो जाए तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो यहाँ से देसी गाय का दूध या दूध की पाउडर इस प्रकार की भेजनी पड़ेगी। और उसके हिसाब से वहां पे काफी निर्यात के लिए यहाँ से स्कोप है। अभी जुवेनाइल डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं यूएई में, और इसका मूल कारण जो एवन मिल्क वहां पे प्रचलन में है ज्यादा, वो है। तो उससे दूर हमें जाना है। कल एक व्हाट्सएप में मैंने मैसेज पढ़ा कि देसी गाय कम दूध देती है, इसलिए उसका संकरीकरण करके होल्स्टीन वगैरह गाय का प्रचार प्रसार किया गया, और वही देसी गाय हमारी वीर गाय पर्टिकुलर विदेशों में जाकर 55-56 लीटर तक दूध दे रही है। तो इन लोगों को, भारतीय लोगों को मूर्ख बनाया गया। अगर दूध का उत्पादन ही बढ़ाना था तो देसी गाय, गिर जैसे गाय को प्रोत्साहन देना चाहिए था, लेकिन यहाँ संकरीकरण किया गया। और अब विदेशों में फिर से देसी, भारतीय देसी गाय A2 मिल्क अभी सभी जगह उपलब्ध किया जा रहा है। लेकिन ये 50-56 लीटर दूध, ये कमर्शियलाइजेशन ही हो गया, नेचुरल नहीं है।
तो नैसर्गिक दृष्टि से जितना मिल सके, चाहे 10-12 लीटर ही सही, तो ही उतना ही देना इस प्रकार का बेहतर है, और उतना ही उसमें मुनाफा कमाना ये बेहतर है। लेकिन ये अभी सब कमर्शियलाइजेशन हो गया, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस प्रकार की हो गई, और अभी 1% केवल भारतीय गाय रही है उसको फिर से बढ़ावा देकर जर्सी गाय को घटाते जाना है, ये हमारे लिए अभी एक बड़ा काम इस प्रकार का होगा। बल्यम ये वातकफाना कृमिशोफोतराक्षसाम, ये उस हिसाब से उधर वगैरह के जो रुग्ण है वो राजस्थान में जाकर बसे और उनकी का दूध पिए, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। बल्यम बल्यम स्थैर्यकरम सर्वम उष्णम चैकशपम पयः, साम्लम सलवणम रूक्षम शाखा वातहरम जग। तो एकशफ जो गधा वगैरह इस प्रकार के प्राणी है, उनका दूध बल्य स्थैर्यकर उष्ण और किंचित अम्ल लवण रूक्ष और शाखा वातहर और लघु इस प्रकार का है। तो फणसरकर थोड़ा इसका जिक्र करते थे कि शाखा वातहर ये इसमें एक अहम प्रॉपर्टी है। शाखा रक्तादय त्वक्ष, यहाँ अगर वात का प्रकोप है तो ये इस प्रकार का गधे का या अश्वा का दूध अच्छा इस प्रकार का है। और वैसे भी जो इनको पालने वाले हैं वो लोग इनका दूध पीते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। तो जिसको जिस प्रकार की आदत है वो थोड़ा सा उसमें देखे। छाद्गं कषाय मधुरम शीतल ग्राही पयो लघु, रक्त पित्तातिसारत्नम क्षयकाश ज्वरापहम। तो बकरी का जो है वो कषाय मधुर शीत ग्राही लघु, रक्त पित्त अतिसार और क्षय काश ज्वर, इनको दूर करने वाला ये है। तो ये भी एक अच्छा है, और विदेशों में अभी बकरी का दूध मिलता है। तो A1 लेने के बजाय बेटर ऑप्शन बकरी का दूध लेवे, वो वहाँ के हिसाब से ये होमोजेनाइज्ड और पाश्चराइज्ड किया जाता है और तभी बेचा जा सकता है। सिर्फ कैलिफोर्निया में A2 मिल्क अनपाश्चराइज्ड रॉ मिल रहा है। एक ही कंपनी है जो इस प्रकार से अनपाश्चराइज्ड मिल्क बेच रही है क्लेयर फार्म्स करके। लेकिन फिर भी ये अच्छा है। और अभी भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी तो पाश्चराइज करके ही बेचती है। केवल जो लोकल फार्मर्स होंगे वो ही अनपाश्चराइज या केवल ठंडा करके दूध बेच रहे हैं, वो ठीक है। इस प्रकार से वो घर में लाने के बाद उसको गर्म करना है, और दिन में 3 बार अगर गर्म करते हैं तो दूध टिकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही सिलसिला पहले जमाने में चलता था। आश्चर्य की बात है कि अमेरिका में जब ये साइक्लोन हुआ और विद्युत प्रवाह खंडित हो गया, तो ये दूध खराब होने लगा। तो वहां पे एक भारतीय औरत थी, उसने ये एसएमएस कर दिया कि दूध गर्म करने से खराब नहीं होता। तो उन सभी लोगों के लिए ये बड़ा क्रांतिकारक विचार था, या ऐसा भी होता है और वो एसएमएस तुरंत फैल गया पूरी उस इलाके में। तो हम ये भूल ही गए कि दूध गर्म करना है, उसकी मलाई निकालनी है और मलाई को प्रोसेस करके नवनीत या घृत आगे बनाना है और उसका इस्तेमाल करना है। तो हाँ, वैसे ही दूध फ्रीज में रख देते हैं आने के बाद, लाने के बाद, घर लाने के बाद, और जितना चाहिए उतना ही निकाल के लेते हैं। इसमें पाश्चराइजेशन और होमोजेनाइजेशन ये प्रोसेसेस अभी बाहर होती है। तो होमोजेनाइजेशन में फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो उनको फोड़ा जाता है। तो ये क्या करते हैं कि उसमें से फैट निकाल लेते हैं,
मानो कि भैंस का दूध है, 6-7 फैट है, तो स्टैंडर्डाइज मिल्क करके बनाते हैं कि 5 फैट ही रखेंगे हम, ऊपर वाली जो फैट है वो निकाल के लेंगे। और वो जो 5 फैट है वो भी होमोजेनाइजेशन करके दूध में बिखरी जाती है। तो दूध गर्म करने पर जो अभी मलाई पहले आती थी, पहले जमाने के लोगों का यह अनुभव था कि कभी भी मक्खन या घी बाहर से लाना नहीं पड़ता था। जितने भी घर में फैमिली मेंबर्स है, परिवार के सदस्य हैं, उनके हिसाब से जितना भी दूध दिया जाता था उस दूध के आधार पर मक्खन और घी घर में ही बनता था, बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बंद हो गया, और इसका कारण होमोजेनाइजेशन इस प्रकार का है। तो उसमें ऐसा है कि दूध में सभी तरीके का कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, एलडीएल भी है, एलडीएल भी है। और जब हम मलाई निकाल के नवनीत बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, तो ये दोनों उसमें रहते हैं। और जब घी बनाते हैं तो सिर्फ एलडीएल शेष रह जाता है, एलडीएल जल जाता है, जो कि एक अहम समस्या आगे चलकर हृदरोग के लिए कारण बनती है, ऐसा बीच में एलोपैथी का कहना था। अभी वो थियरी भी नहीं रही। फिर भी वैसे एलडीएल और एचडीएल दोनों शरीर में बनने वाले इस प्रकार के हैं। एक को बुरा कहे और एक को अच्छा कहे, ये क्यों हो रहा है तो मालूम नहीं मुझे। शायद हार्ट अटैक से एलडीएल का संबंध जुड़ा गया और इसलिए एलडीएल बुरा हो गया इस प्रकार से। और देखा भी वही जाता है कि एलडीएल बढ़ जाता है, एलडीएल कम हो जाता है। तो घी से एलडीएल बढ़ता है लेकिन एलडीएल नहीं बढ़ता। मक्खन से दोनों बढ़ते हैं, एलडीएल भी बढ़ता है, एचडीएल भी बढ़ता है। तो ये अच्छा तरीका है कि हम मलाई निकालें, फिर उसको कर्डल करें, उसमें दही डालें, और फिर तक्र और नवनीत इस प्रकार का बनाए। हाँ, और नवनीत अगर ताजा है तो ही खाने के लिए बताया है। नवनीतम नवम रुषम शीतम वर्ण मलाई। क्या रघुवंश में श्लोक आता है, हय्यंगवीनम आदाय घोष वृंदान उपस्थितान। तो हय्यंगवीन का मतलब है कि कल निकला हुआ जो दूध है उसका आज निकला हुआ नवनीत मक्खन इस प्रकार का। तो उसको दही बना के फिर मंथन करके टकराव नवनीत दूसरे दिन ही बनाए इस प्रकार। तो ये अगर पॉसिबल होता है और मक्खन उस प्रकार से खाया जाता है तो ठीक है। लेकिन अभी जो मक्खन बाजार में मिलता है वो काफी पुराना इस प्रकार का हो जाता है, डीप फ्रीज में रखते हैं और इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि नवनीत अगर ताजा खाना है तो ठीक है, नहीं तो उसको घी में परिवर्तित करो और घी ही खाओ, वही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और वैसे घी के गुणधर्म काफी अच्छे हैं, जैसे दूध के है वैसे ही घी के गुणधर्म है। तो घी की आदत होनी चाहिए बचपन से ही। अगर ये आदत नहीं डाली जाती, अभी के जमाने में ये आदत नहीं है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो काफी मुश्किल इस प्रकार की होती है। उनको घी की टेस्ट अच्छी नहीं लगती है। और चीज पनीर सब खा लेते हैं लेकिन घी नहीं खाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की इस प्रकार की घटना है। तो ये होमोजेनाइजेशन, ये बिल्कुल गलत तरीका इस प्रकार का है। हाँ, तो कच्चा ही दूध अगर हमें मिले, ज्यादा से ज्यादा ठंडा करके मिले, तो बेहतर ऑप्शन ताजा दूध आता है। हम बरसों चितले का दूध ले रहे थे और एक भी दिन वो खराब नहीं हुआ। इतने बरसों में एक बार भी दूध खराब नहीं हुआ, और 8-8 10-10 दिन रहने के बाद भी खराब नहीं होता। तो ये अजीब मामला है। इसका मतलब इसमें इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स डाले गए हैं कि वो खराब नहीं होता इसमें का। तो ताजा ही दूध लेना है, ये सबसे बेहतर इस प्रकार का है। और पाश्चराइजेशन ये जो संस्कार है, उसमें दूध 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और झट से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान कम किया जाता है।
तो लोगों का कहना है कि ये दिस इज किलिंग ऑफ मिल्क, दूध को मार रहे हैं इस प्रकार से। तो ये भी उचित नहीं है, लेकिन दूध टिकने के लिए उसमें जो भी बैक्टीरिया जो हमारे लिए उपयुक्त है वो भी नष्ट हो जाता है। तो हाँ, ये भी हमारे हिसाब में अच्छा इस प्रकार का नहीं है। तो दूध के बारे में हाँ, जागरूकता होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और हमारे घर में जो दूध आए वो A2 मिल्क, देसी गाय का मिल्क दूध ही आए, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और वो अगर अवेलेबल ही नहीं है कि मिलता ही नहीं है तो ही भैंस का दूध ले ले, लेकिन इसमें भी ये काफी ऑक्सीटोसिन देना वगैरह प्रचलन में है। तो इसके बारे में जन जागरण होना जरूरी है, चाहे कीमत थोड़ी ज्यादा चुकानी पड़े वो बेहतर है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन देकर कीमत कम करना ये बराबर नहीं है इस प्रकार से। और गाय और भैंसों को टहलना भी है। अभी जो फार्म्स शहरों में है वहां ये पॉसिबल ही नहीं होता, ना ही नदी रही है। हमारे यहाँ नदी सोकॉल्ड नदी है और उन्होंने बता दिया कि हम पहले ले जाते थे नदी पर नहाने के लिए इन प्राणियों को, भैंस वगैरह को, लेकिन ये तो अभी नाला बन गया है, नदी है ही नहीं, तो वहां पे कैसे लेके जाएंगे तो ये बड़ी मुसीबत इस प्रकार की है। तो उनका धूप में टहलना बहुत जरूरी है। धूप में टहलेगी तो विटामिन A D उसमें आ जाएगा, दूध में आ जाएगा और दूध की जगह हमें मिल जाएगा। और B12 की भी वही समस्या इस प्रकार की रहेगी। अगर देसी गाय है तो B12 हमें उससे प्राप्त होगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो बकरी का दूध वैसे अच्छा है, विदेशों में भी मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि प्रयोग तो हुए होंगे उसको नेचुरल बनाने के लिए, लेकिन बकरी उतने आसानी से बदलने वाली नहीं है जितने आसानी से ये संकरित गाय और उसका फीड बदला गया और संपूर्ण अनैसर्गिक तरीके से उसका फीड शुरू हो गया। वैसा बकरी के बारे में शायद नहीं हुआ है। एक बार फिर भी देख लेना चाहिए क्या कर रहे हैं विदेशों में, खास करके। भारत में तो नहीं है, भारत में तो बकरी का दूध वैसे ही मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटर ऑप्शन है। अगर दूसरा कोई दूध नहीं मिलता है तो बकरी का दूध लेना बेहतर ऑप्शन है। हिक्काश्वासकरम तूष्णम पित्त श्लेष्मलम आविकम। मेंढी का दूध जो है वो हिक्काश्वास निर्माण करने वाला, पित्त कफ निर्माण करने वाला और उष्णवीर्य इस प्रकार का, तो वो सेवनीय इस प्रकार का नहीं है। अभी जो मेंढी पालन करते हैं वो क्या करते हैं मालूम है? वो दूध पीते हैं नहीं पीते, या सिर्फ उनके बछड़ों को ही देते हैं? नहीं देते, नहीं देते। तो सिर्फ उनके बछड़ों को ही देते हैं, खुद नहीं पीते हैं। लेकिन बकरी का दूध पीने का प्रचलन है, और खास करके टीबी के जो मरीज है उनके लिए बेहतर चॉइस बकरी का दूध, ये बेहतर चॉइस है। और उन्हीं में रहना ये भी एक अहम चीज है। उनको एक नेचुरल रेजिस्टिविटी है टीबी के खिलाफ, बकरी को, और उनके संपर्क में रहे तो भी टीबी के जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनके ऊपर काबू हम पा सकते हैं। तो एक मराठी पिक्चर था एकटाची सदाशिव, शायद मुझे याद नहीं अभी तक का, गेली सांगून ज्ञानेश्वरी माणसा, माणसापतीचे मेंढरवरी और समथिंग लाइक दैट। और उसमें ये कहा गया है, दिखाया गया है कि ऐसा ही वो बकरियों के झुंड में जाकर रहता है और फिर ठीक होता है इस प्रकार से। हाँ, हिंदी पण एक मूवी आहे का? हिंदी भी मूवी है। हाँ। मेंढी का दूध निकाला तो लोकर कमी येते म्हणून दूध काढत नाही। ओके, अच्छी बात है। लेकिन वैसे भी हमारे हिसाब में वो अच्छा नहीं है। तो मेंढीचं दूध काढतच नाही, नगरला जो खवा मिळतो ते इतका वैली आहे तो।
नगर में जो खवा मिलता है वो मेंढी के दूध का आता है, ऐसा है, तो वो बहुत स्निग्ध ज्यादा होता है। तो ये भी देखना पड़ेगा इस प्रकार का। हस्तिनेनाम पयो बल्यम गुरुस्थैर्य करम परम। हस्तिनी जो है उसका दूध बल्य गुरु स्थैर्य कर पर इस प्रकार का है। तो ये भी अजीब है, जो हाथियों को पालने वाले हैं वो शायद इसका दूध लेते होंगे, मालूम नहीं है, पीते होंगे। जीवनम ब्रूहणम सात्यम स्नेहनम मानुषम पयः नावनम रक्तपित्तेश्च तर्पणम चाक्षुषूलिना। मानुषम पय जो है स्त्री का दूध, वो जीवन ब्रूहण सात्म्य स्नेहन इस प्रकार का है, और रक्तपित्त में नस्य के लिए और अक्षिशूल में तर्पण के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। तो एक तो बात सही है कि हाँ, मातृव्य प्रभेद संयम, ये जो आगे उत्तर स्थान में बताया गया है कि माता का ही दूध पीना है, मातुरेव इस प्रकार का वहां पे निर्देश है। संज्ञा भावे पयश्चागम द्रव्यम वा तद्गुणम। अगर स्तन्य प्रादुर्भाव कम है तो फिर बकरी का दूध या गाय का दूध उस प्रकार के गुण का बनाकर उसका सेवन करना चाहिए। हाँ, बीच में एक 30-40 बरस ऐसे गए कि स्तनपान छोड़ दिया था औरतों ने, और उसका एक कारण फिगर बिगड़ती है, ये कारण दिया जाता था। फिर एलोपैथी ने इसके बारे में काफी फिक्र किया और बताना शुरू किया, नहीं, स्तनपान देना ही उचित है इस प्रकार से। तो अभी पूरा समाज मानता है कि स्तनपान देना जरूरी इस प्रकार का है। लेकिन अगर दूध कम है तो फिर ये इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा, बकरी का दूध देना या देसी गाय का दूध देना। और जो भी केसेस दूध असात्म्य के दिखाई देते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के, वो ज्यादातर जुड़े हैं वो जर्सी गाय से जुड़े हैं। विदेशों में इसका काफी प्रचलन है और सभी जगह जर्सी गाय का दूध ही है। तो अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो पहले कोशिश करें कि देसी गाय का दूध देना आरंभ करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अगर वो साथ में हो जाता है, उससे तकलीफ नहीं होते, तो वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो बकरी के दूध का प्रयोग करें और फिर वो भी साथ में हो जाता है तो भी तकलीफ नहीं है। और माँ का दूध बढ़ाने के लिए कोशिश करें, वो भी एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और जैसे जर्सी गाय का दूध देना ही नहीं है, लेना भी नहीं है पूरे जन्म में, ये प्रचलन में लाना जरूरी है। तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, ये सबसे अहम चीज है। अगर हमारी देसी गाय अमेरिका में जाकर 50-56 दूध लीटर देती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं दे सकती? उतना नहीं सही, लेकिन जर्सी गाय जितना देती है उतना 10-20-30 लीटर तो दे सकती है, ऐसा है। हमें इसमें अननेचुरल कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है वो नैसर्गिक दृष्टि से ही करना है। उससे जितना मिले उससे संतोष होना चाहिए। गायों की संख्या बढ़ाओ। ये पुराने जमाने में गोधन होता था, और ये जो इतिहास है कि कौरवों ने विराट के गायों को छीन लिया इस प्रकार, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि गायों को कैसे छीना जाता है और किस लिए छीना जाता है। तो ये गोधन है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। ब्रेस्ट मिल्क बैंक से लिया दूध नस्य में यूज कर सकेंगे या फ्रेश ही? अगर फ्रेश मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ही इसका प्रयोग करें ब्रेस्ट मिल्क की बैंक। ये अभी भारत में कितना प्रचलन है मुझे मालूम नहीं है। लहान बाळांना बकरीचे दूध देताना पण त्यात पाणी टाकून अग्निसंस्कार करून द्यावे। येस, बेटर ऑप्शन है कि पानी डाल के या सोना भी डाल के उसके साथ में ये करके करेंगे। मानुषम वातपित्ता सुरक अभिघाता क्षीरो विदित, ये वागवट में गया है। ये जो
डिफरेंस आता है, ये क्यों आता है मेरे ध्यान में अभी तक नहीं आया। यहाँ चरक में उसके बारे में संदेह नहीं है, तो इसके बारे में कोई संदर्भ नहीं है। अभिघातक शिरोवेश, ये जो बात बताई गई उसके बारे में कुछ यहाँ पे रेफरेंस नहीं है। लेकिन वाग्भट में है। जब मिसेस माधवी का एक्सीडेंट हुआ था और जाइगोमेटिक बोन फ्रैक्चर हुआ था और एक आंख की रोशनी पूरी निकल गई थी लेफ्ट आई की, और फिर पहला विचार जो मेरे ध्यान मन में आया वो मानुषम वातपित्ता सिर्फ अभिघात क्षयरोग, अभिघात जन्य क्षयरोग के लिए अच्छा है। तो मैंने सुझाव छात्रों को दिया कि तुम जाओ और जहाँ कहीं स्तन्य मिलता है वो लेके आओ। तो दूसरे दिन एक दो तीन औरतों का स्तन्य प्राप्त हुआ। तीसरे दिन हमने ताराचंद से ही स्तन्य मंगवाया, तो काफी मात्रा में उपलब्ध हुआ। और इसमें ऑटोमेटेड पेरीमेट्री भी हुई थी, और कुछ भी रोशनी नहीं है, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया था, न्यूरोसर्जन ने भी कंफर्म किया था। तो मैंने उससे पूछा कि आप कितना दिन एडमिशन चाहते हैं, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। तो उन्होंने कहा मिनिमम 48 आवर्स। उन्होंने कहा ठीक है, 48 घंटे के बाद तुम डिस्चार्ज दे दो, तो मैं अपने तरीके से ट्रीटमेंट करूंगा। तो वो बोले क्या करने वाले हो? मैंने कहा मैं लीच लगाऊंगा, जलों का लगाऊंगा। तो वो भयकंपित हो उठे, यहाँ पर मत लगाओ, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं लगाते हैं, यहाँ से निकलते ही लगाते हैं। तो जैसे ही डिस्चार्ज ले लिया, हम पुनर्वस में चले गए और एडमिट करने के तुरंत बाद लीच एप्लीकेशन किया। हाँ। और जैसे ही जलोका ने चूसना शुरू किया खून, तो उस आंख से दिखने लगा। और फिर पूरी ट्रीटमेंट चली। नेत्र दर्पण हुआ, फुटपाथ भी किया, फुटपाथ पहले कभी कभी किया नहीं था, अभ्यंग बस्ती ये सब चला, और 6/6 विजन आ गई वापस 6 महीने तक, लेकिन 6/6 विजन आ गई। तो फिर से ऑटोमेटेड पेरीमेट्री की, फिर से दिखाया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो उसका कहना था गॉड इज ग्रेट, यू आर लकी। आयुर्वेद के बारे में एक शब्द भी नहीं उसने कहा, और आपने तुमने क्या ट्रीटमेंट की, ये कैसा पॉसिबल हुआ, इसके बारे में ना ही कोई उत्सुकता दिखाई। ये बड़ा अजीब है। ये डॉक्टर्स जो है उनको सीखने की कुछ भी जरूरत नहीं लगती, और आयुर्वेद वगैरह से तो सीखने का कोई सवाल ही नहीं है। आयुर्वेद तो है ही नहीं सीख लेता है, इतना उनका पक्का विश्वास इस प्रकार का। अभी आजकल गधी का रासबदूत प्रचलन आने लगा है, और कई लोग बोलते हैं कि ये कैंसर के लिए अच्छा है। तो सच क्या है? शास्त्रों में तो एक वाले पशु का दूध गुणों पैरों पे वातवृद्धि होती है, उसके लिए अच्छा बताया गया है। वास्तव में देसी गाय पालने वाले जो लोग हैं, उन्होंने गोमूत्र का ज्यादा प्रचार किया, उनको देसी गाय के दूध का प्रचार करना। ये बड़ा अजीब मामला है। दूध उसका सार भाग है, और मूत्र या मलय उनका मल भाग इस प्रकार का है। तो सार भाग को हम ग्रहण करेंगे तो हमें फायदा होगा, ये सादी सीधी बात है। लेकिन मालूम नहीं सभी ने गोमूत्र को सर पे उठा के रख लिया है, और देसी गाय के दूध के बारे में कोई बताता नहीं। ये बड़ा अजीब माहौल है। क्षीरघृताभ्यास और रसायनानाम, ये हमारा सूत्र है। तो दूध लेना ही अच्छा है, और फिर उसमें गाय का ही दूध अच्छा है, देसी गाय का। वो अगर मिलता नहीं है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। Nowadays, many mothers give powdered packed milk or ready-made food products like Cerelac. और ये डॉक्टर्स भी बताते हैं कि ये दे दो, अगर दूध का इंटॉलरेंस है तो इसका इंटॉलरेंस नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये गलत है वास्तव में। जहां कुछ भी उपलब्ध ही नहीं है, वहां ये देना एक बार ठीक है। लेकिन इस प्रकार के रेडीमेड फूड जो है, फूड प्रोडक्ट जो है, वो देना एक्चुअली उचित नहीं है। तो चाहे तो हम पथ्य
मेड़ा का दूध पाउडर आता है गव्यामृत का, और उससे दूध बना के दे दे, उसमें फैट नहीं रहता, क्योंकि जब दूध से पाउडर बनती है तो फैट निकाला जाता है और फिर पानी और दूध अलग करते हैं, दूध पाउडर अलग करते हैं। जब फिर से दूध कंपनी बनाती है तो उसमें थोड़ा फैट ऐड करते हैं, पानी डालते हैं और इमल्सिफिकेशन करते हैं, दूध बनाते हैं, बेचते हैं इस प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन ऐसा है कि दूध बनावे और उसमें थोड़ा घी डाल के देवे बालकों को, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। अभी श्रुति अबू धाबी में है और मेरा पोता 2 बरस का है, तो उसके लिए हम यहाँ से ये पथमेड़ा की दूध की पाउडर बेचते हैं और वो वहां पे दूध बना के उसको देती है। तो ये बेटर चॉइस है। वहां का दूध A1 देने के बजाय तो ये बिल्कुल अच्छा है। और कैमल का दूध चाहे तो दे सकते थे, लेकिन उससे बेहतर मैंने समझा कि देसी गाय का दूध यहाँ से पाउडर का ही सही, लेकिन वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। तो ये जो फॉर्मूला फीड जो है वो देने के तो मैं तो खिलाफ हूँ। बेहतर ऑप्शन है कि दूध बढ़े, स्तन्य बढ़े, और उसके लिए हम कोशिश करते रहे। देवमासा ब्ल्यू व्हेलच्या दुधात सर्वात जास्त स्निग्धांश असून गाढव गडा यांच्या दुधात सर्वात कमी असतात। दूध विकिपीडिया। तो ये भी थोड़ा देखना चाहिए। कल मुझे एक मिलने के लिए आया था IT वाला, और उसने एक वेबसाइट बताई, SA विकी सोर्स इस प्रकार से, और उसमें काफी ग्रंथ संस्कृत वाले रखे गए हैं, आयुर्वेद के भी ग्रंथ हैं। चरक संहिता मैंने उसमें देखी चक्रपाणि दत्त टीका के साथ, और काफी शुद्ध है। मुझे पढ़ने पर ऐसा नहीं लगा कि गलतियां हैं, अशुद्धियां हैं इस प्रकार से। तो ये नया सोर्स मालूम पड़ा, ऐसे विकी सोर्स इस प्रकार से। और मैं भी अभी देखूंगा एक बार। और आयुर्वेद का विकिपीडिया बनना जरूरी है, वो मेरे मन में एक संकल्प है इस प्रकार से करना। बालकाचे उदरशूल मध्ये गाढवाचे दूध देतात ग्रामीण भागात, ये तो ठीक है, वास्तव के हिसाब से है। जनरली बालकों में उदरशूल होता है, वो गैस की वजह से ही ज्यादा होता है। और थोड़ा तेल लगाना, सेकना, ऐसे करने से शांत हो जाता है, ये काफी बार देखा गया है। और डकार निकालना दूध पीने के बाद, ये बहुत जरूरी है। अगर उसको इस प्रकार के सीने से लगाकर डकार नहीं निकाली जाती तो हम खास बात की संचिति कोष्ठ में हो जाती है और फिर उदरशूल होता है। तो ये औरतों में ये प्रचलन है, दादी माँ या नानी माँ कहती है कि नहीं नहीं, ये डकार निकालो फिर ही उसको सुलाओ, तब तक सुलाओ नहीं, इस प्रकार से। तो ये जरूरी है कि वो डकार निकालना, ताकि वो गैस अंदर अटक नहीं जाए इस प्रकार से। तो ये ठीक है, अगर इस प्रकार से गर्भवी का दूध देते हैं तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार के। तो ये वाग्भट में बात बताई गई कि अभिघाता क्षीरोगजित, ये चरक में नहीं आई है। रक्त पित्त में नावन बताया है, अक्षिशूल के लिए बताया गया है, लेकिन अभिघाता क्षीरोगजित ये जो वाग्भट में बताया वो नहीं है। वो मेरा कंठस्थीकरण था, इसलिए झट से मुझे याद पहला आया वो वही आया वाग्भट में कि ये इस प्रकार का दिया गया है और उसका हम प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो जो भी है, उसको फायदा जो हुआ जलों का उच्चारण से ज्यादा फायदा हुआ, ये सबसे अहम इस प्रकार का। रोचनम दीपनम वृष्यम स्नेहनम बलवर्धनम पाक्यम्लम उष्णम वातग्नम मंगल्यम ग्रोहणम दधि। तो दधि के बारे में निर्देश है कि रोचन दीपन वृष्य स्नेहन बलवर्धन अम्ल विपाकी उष्ण वातग्न मंगल्य और ब्रूहण। ये बाहर जाते समय हाथ पे दही रखने की एक आदत है या उसका प्रघात है इस प्रकार से। तो ये मंगल्य होने के हिसाब से शायद होगा। अभी हमारे वैद्यों के घर में
दही के निर्बंध इतने होने के कारण दही का प्रचलन पूरी तरीके से बंद नहीं हो गया है। तो वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में दही का सेवन करना, उस रीति से करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। नामुद्ग सूपम नाक्षौदम तन्नाहृत सितोपलम नचाना मलकम नाम। तो इन सभी के साथ ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं, केवल दिन में इस प्रकार के दही का सेवन करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। या जो सैलड्स वगैरह जो बनते हैं उसमें दही का इस प्रकार के प्रयोग करें, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है कि ये बिल्कुल बंद ही हो जाता है करना इस प्रकार से। और वैसे देखा जाए तो नामुक सुगम नाक्षरम तन्नाहृत सितोपलम, तो मधु एक इसमें है, घृत और सितोपला इसका इसका भी साथ यहाँ पे दिया गया है। और तो घृत, मधु और शर्करा और दही, इसमें सिर्फ दूध नहीं है, तो दूध डालेंगे तो पंचामृत हो जाएगा। और इस तरीके से दही के साथ मधु, शर्करा और घृत ये सब लेना उचित है। शायद हम दूध के बगैर इसका प्रचलन करेंगे कि दही लेना है, बच्चों को खिलाना है, और खास करके इस तरीके से उसमें मधु, घृत और शर्करा ये डालकर खिलाना है। दूध को अलग रखेंगे, पंचामृत में दूध डाला जाता है, लेकिन ये शास्त्र सम्मत होगा क्योंकि इनके बगैर दही नहीं लेना है और इनके साथ लेना है तो उसके दुष्परिणाम जो है वो कम इस प्रकार के हो जाने के। दधी अभिसंधि होने के बाद भी वर्षा में क्यों बताया, वो वात शामक है, ये उसका महत्वपूर्ण कारण है। वातरम वात कौपेपी वर्षासु मधुशस्यते, वर्षा में मधु का भी निर्देश इस प्रकार का है। तो शायद वर्षा ऋतु में दही और मध ये अगर हम खाएंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। और बीच बीच में कभी खाना है। केवल प्रमेह वगैरह विकार जो है हमारे हिसाब में, अगर प्रमेह है, डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे हिसाब में अगर प्रमेह है और कफपित्त प्रधान इस प्रकार का है तो उसमें दही देना बराबर नहीं है। लेकिन बाकी लोगों में दही इस प्रकार के देना ज्यादा बेहतर इस प्रकार। टीकेमध्ये रोगादी कृशस्य ब्रोहणम असे आहे आणि व्याधिकर्षित अवस्थेमध्ये करावा असा आहे का? कधी अभिसंधी आहे तर त्याची उपयुक्तता कशी स्पष्ट करता येईल? एक खास करके रात्रि में नहीं खाना है अभिसंधि होने के कारण। दिवा प्रबुद्धितेर्केण हृदयं पुंडरीकवत् न क्लेदं उपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातवः। ये जो चरक में आया है कि जागृतस्तद विकसति स्वपतश्च निमीलति, हृदय जो बताया गया है वो जागृत अवस्था में विकसित इस प्रकार का होता है और सोने पर निमीलति इस प्रकार का होता है। तो अभिसंधि आहार अगर दिन में खाते हैं तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा, और शायद उसके साथ में अगर प्रमाथि द्रव्य का प्रयोग करेंगे, मरीच जैसे प्रमाथि द्रव्य का प्रयोग करेंगे तो शायद उसकी तकलीफ इस प्रकार की नहीं होगी। लेकिन रात में अगर खाएंगे तो वो अभिसंध का परिणाम दिखाई देगा क्योंकि स्रोत संकुचित इस प्रकार की। केवी पान से एक एलोपैथी में जाने माने डाइटिशियन है, तो मैं जब पीएचडी का काम कर रहा था तो उनसे मिला था और उनका कहना था कि रात्रि में दही खाना हम भी निषिद्ध मानते हैं। जापान में उसके बारे में संशोधन हुआ था और उनका कहना है कि जो भी इन्फेक्शन है वो रात्रि दही खाने से बढ़ते हैं। जापान का निष्कर्ष है, संशोधन का निष्कर्ष है। तो उन्होंने वो पढ़ लिया था और वो भी लोगों को कहते थे कि नहीं, रात्रि में दही मत खाओ, खाना है तो दिन में खाओ इस प्रकार से। वैसे बाकी गुण धर्म तो उससे अच्छे हैं, रोचन, दीपन, वृक्ष, स्नेहन, बलवर्धन, वातग्न, मंगल्य। मंगल्य एक काफी अजीब चीज इस प्रकार की है, जो आधिदैविक इस प्रकार का प्रयोग रहेगा।
तो हम वैद्यों को उसके बारे में सोचकर थोड़ा ये दुग्ध विरहित पंचामृत संयोग या चतुरामृत संयोग उसको कहेंगे। हाँ, वो काफी अच्छा है हमारे लिए करने के लिए। हाँ, ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और वर्षा ऋतु में कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार उसका अगर सेवन करेंगे या बालकों को दे देंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो व्याधिकर्षित अवस्था में ये ब्रूहट अच्छा काम करता है। वैसे भी रसाला अच्छा अच्छी तरीके से काम करता है। रसाला में भी घी डालने का निर्देश है। गुड़ भी डालते हैं या शर्करा डालते हैं और कर्पूर डालते हैं, मरीच डालते हैं। जो रसाला हमारे ग्रंथों में आई है वो मरीच भी उसमें डाला गया है। तो रसाला इस प्रकार से दिन में इस्तेमाल हो सकती है और वो काफी अच्छा है। वो भी ब्रूहण बताई गई है, वृक्ष बताई गई है। रात को तक्र का सेवन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तक्र के बारे में ये निर्देश नहीं है। तक्र मतलब स्रोतशोधी वगैरह इस प्रकार का है, लघु है वगैरह। लेकिन फिर भी ऐसा है कि जिनको तक्र की आदत है, जिनका कंसेप्शन शरद ऋतु में हुआ है, तो उससे आगे 9 महीने देखेंगे और फिर वहां जन्म है क्या इस प्रकार के देखेंगे, तो उनको तक्र सूटेबल रहता है। वो आसानी से ले सकते हैं, उनको पसंद भी रहता है और उनको तकलीफ भी नहीं होती तक। तो ऐसे लोग रहते हैं जमाने में कि जिनको तक्र बहुत पसंद है, तक्र की तकलीफ भी कोई होती नहीं है और अच्छी तरह निभा लेते हैं तक्र। लेकिन अगर वर्षा ऋतु में इस प्रकार का कंसेप्शन है तो तक्र सूट नहीं होता, तक्र लेने से तकलीफ होती है। फिर भी अगर भोजन के बीच काल में तक्र ले लेंगे, मध्यम लवणोत्कटम, तो तकलीफ नहीं होती। भोजन के अंत में अगर ले लेंगे तो कफ को निर्माण करने वाला, कंठ को बाधक इस प्रकार का हो सकता है। और दूसरी चीज ऐसी है, अगर स्नेह व्यापक है तो उसके लिए तक्र अच्छा है। तो अभी के तक ये कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया है एलडीएल करके, तो और स्निग्ध पदार्थों का सेवन ज्यादा हुआ है तो तक्र प्रशस्त है भोजन के बीच में लेने के लिए। ये भी है कि कढ़ी बनाते हैं तो वो भी बेटर चॉइस है और वो शुरू में खाते हैं। तक्र ओदन या कढ़ी ओदन ये शुरू में खाते हैं और अंत में कटु पित्त कषाय इस प्रकार का सेवन करते हैं, तो कफ की प्रॉब्लम नहीं होती इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में दही के गुणधर्मों को प्राप्त करने के हिसाब से उन ऋतुओं में, जैसे कि वर्षा ऋतु हो या हेमंत शिशिर ऋतु, नियम पालकर दही का सेवन करना ठीक है। तो वो बेटर चॉइस इस प्रकार का रहेगा और उसमें तकलीफ नहीं होगी, उसके फायदे जो है वो मिलेंगे। पीनसे च अतिसारे च शीतके विषमज्वरे अर्चो मूत्रपुरुषे च कार्श्ये च दधिषसि। ये पीनस में बताया गया है। पीनस वात प्रधान जब होता है तो दही इसमें अच्छा है, इसमें रसाला भी अच्छा काम करता है। अतिसार में भी ये ग्राही होने के कारण, उष्ण और ग्राही इस प्रकार का होने के कारण अच्छा है। शीत के विषम ज्वर, शीतक विषम ज्वर जो है, अभी मलेरिया के बारे में कुछ लोगों ने इस प्रकार के प्रयोग किए हैं कि जब नियमित रूप से बुखार आता रहता है 1 दिन 2 दिन बाद वगैरह इस प्रकार से, तो जब बुखार आने का समय है उससे पहले दही खा लेना। और मैंने बताया कि दही के साथ थोड़ा शहद भी खा लो अपनी भूख के अनुसार। आणि स्तोत्रवरी सांगितलेलं आहे, तर प्रतिष्ठामध्ये आमची सर्दी बाहेर पडत नाही त्यांना दिलं तर काय ऍक्शन होईल? पोटात येईल ते कफ, कफ कोष्ठात येतो। अभिसंधी होने के कारण
दोष कोष्ठ में आ जाते हैं, ये एक अहम चीज है। हो ना, मग जेवढे बाहेर पडतील ना, हो, सर्किट म्हणून त्यांनी द्यायला सांगितलंय. शीतपित्त में काफी देखा गया है कि दधी के अनुपान के साथ अगर यष्टि मधु का प्रयोग करते हैं, अभी लोगों को क्या होता है कि एंटी एलर्जिक लेने की इतनी आदत पड़ जाती है कि 4-4, 5-5 बरस हर रोज एंटी एलर्जिक लेने वाले लोग हैं अर्टिकेरिया के लिए, एलर्जिक अर्टिकेरिया के लिए। वो जब आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए आ जाते हैं तो ये दोष संचय शाखाओं में है, और शाखाओं में होने के कारण वो तकलीफ करता है। तो अगर वो दोष कोष्ठ में आ जाते हैं तो शाखाओं में परिणाम नहीं दिखता, शीतपित्त उदर ये जो है वो शाखाओं में नहीं दिखता, सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है। तो कोल्हटकर सर ने यष्टि मधु का प्रयोग किया था इसके बारे में। क्या ऐसा ही एक रुग्णा थी राधर, और पूरे बदन से स्राव होता रहता था पित्त का, कुष्ठ इस प्रकार का निदान था, और उसके पहले उसको अम्ल पित्त था, और फिर एंटासिड्स लेती रही और उल्टी होती थी और पित्त निकल जाता था तो रिलीफ होती थी, राहत मिलती थी। एंटासिड्स लेने के बाद जलन भी कम हो गई, उल्टी भी बंद हो गई, और पित्त ने शाखाओं में आश्रय ले लिया। तो अभी ये कुष्ठ करके स्किन स्पेशलिस्ट की दवाइयां चली, फायदा नहीं हुआ कोल्हटकर सर के पास। तो कोल्हटकर सर ने ये बात जान ली कि पहले अम्लपित्त था, तो उन्होंने सुवर्ण सूचकर के साथ यष्टि मधु का प्रयोग उसमें किया। वो देने के बाद वो बताने लगी मुझे फिर से पित्त की तकलीफ शुरू हो गई इस प्रकार से। तो सर ने बोला हाँ ठीक है, ये धीरे धीरे, लेकिन ये स्राव का क्या हुआ, तो वो थोड़ा कम है। विसर्पकोट कुष्ठाक्षि कंडु पांडवामय ज्वराः सकाशश्वास उल्लास व्यंगस्व, तो वो उनमें है। वमी का अवरोध होने के कारण कुष्ठ निर्माण हो सकता है, विसर्प निर्माण हो सकता है, उदर्द निर्माण हो सकता है वगैरह। तो दोष अगर कोष्ठ में वापस आ जाते हैं तो ये शाखाओं में जो लक्षण दिखा रहे हैं वो कम हो जाते हैं इस प्रकार। तो वहां एक छात्र था और सर ने यष्टि मधु का प्रमाण बिल्कुल 60 गुंजा, 60 मिलीग्राम इतना ही रखा। तो बोला कि ये क्या कर रहे हैं इतना, यष्टि मधु ये तो वनस्पति जो द्रव्य है, और इतनी कम मात्रा में क्यों देते हो। तो कोल्हटकर सर ने बाटली उसके हाथ में रख दी और बता दिया कि बोतल जो है वो तुम्हें जितना डालना है वो डालो। उसने भय से दुगुनी मात्रा कर दी। वो पुड़िया लेकर, नरेश का बेटा आया था, वो लेकर चला गया। सर और छात्र वहीं पे बैठे थे। एक आधा पौने घंटे में वो लड़का दौड़ते हुए वापस क्लिनिक में आया। तो सर ने पूछा क्या हुआ, तो बोला उनको बाथरूम भर उल्टी हुई है, बहुत बड़ी मात्रा में उल्टी हुई है, और फिर अशक्ति बहुत आ गई है। तो सर और छात्र वो नजदीक थे रहने के लिए, उनके घर पे गए, फिर लक्ष्मी विलास वगैरह कुछ दवाइयां दी और वो झट से दुरुस्त हो गई। सर एक्चुअली वमन देना नहीं चाहते, वो बहुत ही सुकुमार औरत थी, लेकिन ये यष्टिमत की मात्रा थोड़ी बढ़ाने से उत्क्लेश होकर वमन हो गया। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये मुझे मालूम था, मेरे पास एक ऐसा ही मरीज था, शीतपित्त उदर इस प्रकार का छात्र ही था, आयुर्वेद का ही छात्र था, और 5 बरस एंटी एलर्जिक लेता रहा था। उसके पहले उसको भी एंटासिड लेने की आदत थी इस प्रकार से। हाँ, तो मैंने भी यष्टि मधु और सुवर्ण सूचक का प्रयोग किया। अभी मैं दही के साथ वो देता हूँ, दही और मध के साथ देता हूँ। तो उसको फिर से उदर में जलन शुरू हो गई, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं, तो उल्लास होने लगा।
मैं एक्चुअली पास आउट भी नहीं था मैं थर्ड ईयर में था और वो सेकंड ईयर में था। तो फिर मैंने कलेक्टर से पूछा कि क्या करें आप, वो तो बता रहा है कि जलन हो रही है। सर बोले वमन दे दो तो मैंने धार्ष्ट करके वमन दे दिया उसको और वो ठीक हो गया, वो दोनों तरीके से मुक्त हो गया, दोनों रोगों से मुक्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये शाखा कोष्ठगति, इसको ध्यान में रखना ये अहम चीज इस प्रकार के है। और अभिसंधि होने के कारण दोष कोष्ठ में आते हैं, ये उसका बड़ा फायदा है। अगर शाखाओं में या मर्म स्थानों में दोष स्थित है और वहां तकलीफ दे रहे हैं और अभिषंद से वो कोष्ठ में आ जाते हैं और बाहर निकाले जा सकते हैं और उनका शमन किया जाता है तो ज्यादा अच्छा है। सिद्ध तक्र से अपेक्षित आएगा, सिद्ध तक्र तो अच्छा ही है, तभी ये बताई जाती है वो अच्छा है। I remember a case of Pratishtha when I was attending Vaidya Zivakas's clinic in UG. The head to was the patient was working in vegetable market and sold onion and garlic. So the strong smell of these was constantly taken by him during inhalation. Sir gave him rasala as anupana with medicines. Okay. ये बढ़िया है इस प्रकार की। तो अभी ये इनको एलर्जिक राइनाइटिस इस प्रकार का कहा जाता है। जीनस प्रतिष्ठा है जो है, तो उसमें हम इस प्रकार के सोच सकते हैं कि ये एलर्जी वाला जो प्रकरण है वो दोष कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते हैं और वहां पे परिणाम दिखाते हैं। इन सभी केसेस में अगर हम निर्धार पूर्वक ममन विरेचन रत्नमोक्षण करेंगे तो काफी अच्छी सफलता मिलती है। और फिर जो थोड़ा दोष रह जाए उसको कोष्ठ में लाने के लिए ये इस प्रकार का प्रचलन करते रहे, दही का इस प्रकार का सेवन अगर हम बताते रहेंगे तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये छोड़कर, दूध छोड़कर ये अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। वैसे 5% तो एक बस्ती आया है सिद्धिस्थान में, तो वो भी इस प्रकार से हिसाब से अच्छा, हाँ उसमें दही नहीं है लेकिन दूध, मध, घृत, शर्करा ये सब है इस प्रकार से। तो उन दोनों का अलग अलग तरीके से प्रयोग अगर करेंगे तो उसमें काफी फायदा इस प्रकार का होगा। तो शीत विषम ज्वर में बात कर रहा हूँ, मलेरिया की बात कर रहा था। और मलेरिया में इस प्रकार का दही देने से उस समय बुखार नहीं आता और वो साइकिल ब्रेक हो जाती। तो ये लोगों ने किया है, मैंने भी कोशिश की थी लेकिन मुझे उतना करने के लिए मिला नहीं, उतने पेशेंट नहीं मिले। तो जो प्रूवन मलेरिया है, फाल्सिपेरम हो या वाइवैक्स इस प्रकार का हो, प्रूवन मलेरिया के केसेस में ये देना जरूरी है, ये दे के देखना जरूरी है। और प्रिंसिपल यही है कि ये शाखाओं में दोष रहते हैं और जितने दूर जाएंगे उतना आमाशय में आकर ज्वर निर्माण करने में समय लगेगा। सो एक दिन बाद, हर रोज एक दिन बाद इस प्रकार का जो माहौल रहता है, तो इनसे वो कोष्ठ में आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर ये जो आमाशय में आके फिर रसगत होकर पूरे शरीर में फैलकर ज्वर को निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया अटक जाती है इसमें। तो इस हिसाब से ये देना जरूरी। असात्मा एंड एलर्जी आर द सेम, यस। लेकिन ऐसा है कि असात में निर्माण भी होता है, चला भी जाता है, तो दोनों हो सकता है, या एलर्जी जो है वो। और हित चीजों का साथ में करवाना है और अहित चीज का साथ में हो गया है तो उससे मुक्ति पाना है, ये हमारे हिसाब में आवश्यक इस प्रकार का है। एलर्जी में ये दिखता है कि हित वाले चीजों की भी एलर्जी होती है, तो धीरे धीरे उसको उपसाथ में करना है। और अहित चीज का साथ में हो गया हो तो धीरे धीरे उससे छोड़ना है।
बऱ्याच पेशंटमध्ये ॲलर्जिक रायनायटिस व अर्टिकेरिया दोन्ही असतात. मेडिसिन दिली की अर्टिकेरिया कमी झाला की शिंका वाढतात आणि रायनायटिस साठी मेडिसिन दिली की अर्टिकेरिया वाढतो. असं का होत असेल? ये सिर्फ कोष्ठ और शाखा गति इसी के आधार पर ये है। वैसे तमक श्वास और स्किन डिसीजेस कुष्ठ, इसमें भी इस प्रकार का दिखाई देता है। गुणेश शास्त्री ने इसका जिक्र किया है समीर पंदक के वर्णन के बारे में। और वहाँ समीर पंदक देना उचित इस प्रकार का है जिससे कफ की शांति होगी और दोनों तमक श्वास और स्किन डिसीजेस दोनों पर काबू हम पा सकेंगे। तो इसमें सबसे अहम चीज है पथ्य के बारे में बताना, परहेज के बारे में बताना, कि जो निर्माण करने वाले हेतु है उनको बंद करे, पहले दोष को कोष्ठ में लाकर उनका पाचन करे या उनको निकाले। तो सबसे अहम चीज है कि वमन विरेचन और रक्तमोक्षण करवाना, और ये करने के बाद ये दोनों ठीक होते हैं, राइनाइटिस भी ठीक होता है और अर्टिकेरिया भी ठीक होता है। शुरू में मेरी जो प्रैक्टिस थी वो इनकी ज्यादा प्रैक्टिस थी, मैं काफी मात्रा में वमन करता था। अभी भी मेरे क्लिनिक में वसंत ऋतु में 30-40 वमन तो होते ही है, लेकिन उस जमाने में उससे भी ज्यादा एक दिन में 2-3 वमन भी करवाते थे, और ये सभी असिस्टेंट ही करवाते थे। मैं शुरू में तो मैं रहता था, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में मैंने वमन अटेंड नहीं किया है। जो असिस्टेंट्स रहते हैं वही करते हैं इस प्रकार से। तो इसमें काफी सफलता आती है कि ये तमक श्वास के मरीज हो या फिर कुष्ठ के इस प्रकार के मरीज हो, सोरियासिस के खास करके मरीज हो। विचर्चिका वैसे भी ठीक है, लेकिन सोरियासिस ज्यादा तकलीफ वाला इस प्रकार का है। तो इन सभी में यह एलर्जिक प्रतिक्रिया शीत पित्त के लिए भी काफी अच्छा इस प्रकार का है। तो अगर नियमित रूप से शोधन करते रहेंगे और परहेज के बारे में बताएंगे तो ये दोहराता नहीं, एलर्जी चली जाती है। कोल्हटकर सर, एच.वी. सरदेसाई और एक होम्योपैथी के अच्छे, मेरे ख्याल में नामदोषी डॉक्टर होंगे पहले वाले, उनकी एक मुलाकात रेडियो पर हुई, आकाशवाणी पुणे, तीनों की, तीनों दिग्गज थे अपने अपने क्षेत्र में। और कोलटकर सर ने उसमें बताने की कोशिश की थी कि हमारे हिसाब में एलर्जी ठीक हो सकती है, पूरी तरीके से दुरुस्त हो सकती है, परहेज करना जरूरी है इस प्रकार से, और शोधन करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। अभी जब से ये मेरा प्रैक्टिस कैंसर की तरफ मुड़ गया तो ये सब केसेस कम होंगे। और अभी कैंसर इतना ही चल रहा है, किडनी फेलियर ये एक है। लेकिन नए वैद्यों के लिए ये अच्छा है। नए वैद्य अगर प्रतिशाय, श्वास, कुष्ठ इन रोगों पर या संदिग्धवाद इस प्रकार के रोगों पर जिक्र करेंगे, पंचकर्मों का सही इस्तेमाल करेंगे, भली भांति प्रयोग करेंगे, तो सफलता अच्छी रहती है, पैसा भी अच्छा मिलता है और नाम भी हो जाता है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पास कैंसर की केस आई, शुरू में ही आई, और उसके बहुत अच्छे नतीजे निकल आए। 15 दिन का आयु बताया था और 33 वर्ष जिंदा रहे। तो ये जीता जागता उदाहरण हो गया, और उसके जरिए कैंसर के पेशेंट्स बढ़ने लगे, और उसी में प्रैक्टिस ज्यादा सेट हो गई इस प्रकार से। तो एलर्जी वाले केसेस ज्यादा अच्छे हैं, वैसे ज्यादा तकलीफ वाले नहीं है, लेकिन फिर भी अभी लोगों को आदत पड़ गई है कि एंटी एलर्जी गोली ले ली तुरंत आराम हो गया, और वही अपेक्षा वो आयुर्वेद की दवा से भी रखते हैं। ये गलत है वास्तव में। हम मूल रूप से चिकित्सा करते रहते हैं तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है, इतना झट से रिजल्ट दे पाना मुश्किल होता है। फिर भी उसी हिसाब से मैंने ये शाखा कोष्ठ गति विपर्य करने के लिए दही का आरंभ एलर्जी प्रतिक्रिया में कर दिया। शायद हमारे पास अगर रसाला हो जो हम सोच रहे हैं तो रसाला ही दे देंगे अनुपान के रूप में, जैसे जो वेकर सर ने किया था,
और वो अच्छा रहेगा इस प्रकार से कि इससे फायदा अच्छा इस प्रकार का होगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल फिर से आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। रसाला टिकू शकते का काही दिवस? फ्रीज में रखते तो 3 महीने तक रहता है, ऐसा मैंने सुना है। सहस्रचे व्याख्यान अपलोड नहीं करना आहोत का आपण लाइब्ररी? मालूम नहीं मुझे। सहस्र का विलोप नहीं कर रहा है क्या? मैं भी पूछ लेता हूँ, तुम भी पूछ लो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सहस्र का भी करना है, ऐसा ही है। तो ठीक है, हाँ विचार करो। ओके फाइन। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।